आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathongo for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathongo बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hey everyone, welcome back once again. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज D&F ब्लॉक के 2023 के टॉप PYQ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था, आई होप आपने वो देखा है कि अगर आप ये PYQ सीरीज अच्छे से कवर करते हैं तो नॉट ओनली द PYQs बट PYQ से जुड़ी हुई जो थ्योरी है वो भी हमारी रिवाइज होगी। तो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का ये आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो प्रॉबेबली शायद आपको बोरिंग लगे, बट दिस इज अ मच बेटर वे टू रिवाइज द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 30-40 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए अगर आपको पता है, अदरवाइज डायरेक्टली सुनिए कहानी क्या है इसके पीछे। K2Cr2O7 पेपर acidified with dilute H2SO4 turns green when exposed to, क्या होगा तो? और वैसे भी K2Cr2O7 का ग्रीन कलर किसकी वजह से होना चाहिए? नॉर्मली इसका कलर क्या होता है और ग्रीन इसका कब होता है? तो थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये लैब मैनुअल से है, ठीक है। देखिए देखते हैं इसका। दिस इज द टेस्ट फॉर सल्फाइट आयन, ठीक है। तो सल्फाइट आयन के लिए क्या है? ऑन ट्रीटिंग सल्फाइट विद वार्म डाइल्यूट H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहले इवॉल्व होती है विच इज सफोकेटिंग विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक कि कभी भी आपको ऐसा मेंशन हो कि गैस वाज लाइक रिलीज्ड सफोकेटिंग स्मेल लाइक बर्निंग टायर और बर्निंग सल्फर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो Na2SO3 प्लस H2SO4 गिव्स यू Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। लिख के साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। अब देखिए द गैस टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 ग्रीन, ठीक है, क्योंकि डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और क्रोमियम सल्फेट में +3। तो 6 से जब वो 3 पे गया तभी उसका कलर जो है वो क्या हुआ? ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा। एक बार दो बार आराम से इसको रिपीट कर लीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों? इन अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इज। तो पहली बात तो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो अभी इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक पे पहले ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा चुका है कि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का कलर क्या है, इसके कलर को लेके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आई थिंक फॉर्मूला को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मोलिब्डेनम की। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप बता पाओगे, बिना उसके तो बता ही नहीं पाओगे। और मुझे तो ये डाउट है कि अगर आपको फॉर्मूला भी पता हो तब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इट इज नॉट दैट मच फिजिबल कि डायरेक्टली देखा और आपने आंसर बता दिया। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पे आता है। जब हम पढ़ते हैं फॉस्फेट आयन का टेस्ट, ठीक है, तो एड कंसंट्रेटेड HNO3 एंड अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है, टू द टेस्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग फॉस्फेट आयंस। तो जहां पर फॉस्फेट आयंस हैं उसमें आपने क्या ऐड करना है? कंसंट्रेटेड HNO3 और अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करना है। तो इसमें येलो कलरेशन अगर आ रही है और कैनरी येलो कलरेशन, तो दैट मीन्स के अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट हैज बीन फॉर्म्ड। तो दिस इज द कंपाउंड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अब देखो इंटरेस्टिंग ये है, ये जो है यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ईच ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फेट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय MO3O10 ग्रुप, ठीक है। तो चलो इसका पहले फॉर्मूले को अच्छे से एनालाइज करते हैं। बेटा NH4 3 है, 3 अमोनियम आयन पे +3 का चार्ज होगा, तो बाकी वाला जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके ऊपर -3 का चार्ज होगा। तो मतलब P MO3O10 थ्राइस, ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 3 नेगेटिव, ठीक है। और जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट पे भी चार्ज क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव, यस। तो यहां पर यही लिखा है इन्होंने कि बेटा ऑक्सीजन हटा के हमने MO3O10 लगा दिया, क्योंकि फॉस्फेट में, अच्छा सॉरी हाँ 3 नहीं, यस माय मिस्टेक, 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 है। तो मतलब एक ऑक्सीजन आप हटा के ये लगा रहे हो, बाकी चार्ज एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे फॉस्फेट पे ओवरऑल 3 नेगेटिव था, यहां पर भी टोटल ओवरऑल 3 नेगेटिव है। अब बताओ फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन थी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? -2। तो 4 ऑक्सीजन पे -8
फॉस्फोरस का +5, तब जाके -3 बचता था। तो सिमिलरली MO3O10 पे भी एक MO3O10 यूनिट पे -2 का चार्ज होगा। तो देखो 10 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -20, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में होगी। तो 10 ऑक्सीजन पे -20, तो -20 में 3 मॉलिब्डेनम को 18 को बैलेंस करना है, तो हर एक मॉलिब्डेनम पे +6 आना चाहिए। तो 3 पे हो गया +18, तो -20 + 18 कितना बचा, -2। तो इस यूनिट पे -2 आया, तब जाके इट ऑल मेक सेंस। तो आंसर इज +6। इंटरेस्टिंग। तो ये टेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फॉस्फेट की प्रेजेंस के लिए तो टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कलर इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, और फॉर्मूले के अंदर जाके ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, आई थिंक ये चारों ही चीजें पूछी जा चुकी हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि सर फिर तो ये पूछ लेना सर, दोबारा तो नहीं आएगा। अरे नालायकों, मतलब इसका मतलब वो कि बाकी के जो इस तरह के टेस्ट हैं उनमें इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो उनमें अगर वैसे क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ स्कोप कि आगे वाली इंफॉर्मेशन को जब पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि मे बी इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कंपाउंड का कलर तो पूछा ही जा सकता है, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट तक की बात पूछी जा सकती है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है ये पूछ ले कि MO3O10 के कितने यूनिट्स हैं फॉर्मूला में, ये भी पूछ सकते हैं, 4 यूनिट है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पढ़िए, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे मल्टीपल चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट्स हमारे यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएंगे। देखो M3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल जो है फॉर आयरन इज ग्रेटर देन मैंगनीज। बच्चे मैंगनीज ना +2 में एग्जैक्टली D5 बनाता है। तो मैंगनीज इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि भाई मेरे को 2 पॉजिटिव में जाना है। कभी मैंगनीज के लिए सुना आपने कि मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश हो? नहीं, कि MnO4 में +7 में होता है, और एसिडिक मीडियम में जब भी वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो रिड्यूस होकर +2 में जाता है। तो +2 में क्यों जाता है? बिकॉज मैंगनीज इज इन D5 कन्फिग्रेशन, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है वो। तो वो तो बोलेगा कि मेरे को अब भी जाना है, आई हैव अ वेरी गुड टेंडेंसी टू गो टू +2। बट आयरन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आयरन +2 में नहीं जाना चाहता, आयरन भी जाना चाहता है। आयरन की जो 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +3 और +2, उनमें से +2 ज्यादा स्टेबल है। बट अगर आप इसका क्रॉस डायग्राम देखोगे जहां पर गिब्स एनर्जी के साथ कंपेयर करते हैं हम, तो Fe3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, बट थोड़ा सा। तो 3 पॉजिटिव को ऐसी कोई मतलब एंजाइटी नहीं है कि मेरे को अभी 2 पॉजिटिव में जाना है। इज लाइक कि भाई मैं खुश हूं 3 पॉजिटिव में भी, मौका मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो ये बोलना कि आयरन जो वो 3 से 2 में जल्दी जाना चाहता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये तो बात गलत होगी। तो ये तो मैं आपको लॉजिकली पहली बात समझाई, अब इसको वैल्यू के थ्रू भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। नाउ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन, ये ट्रू है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। देखो डाइल्यूट एसिड में H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव को लिबरेट करना मतलब H पॉजिटिव को रिड्यूस करना है, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव बोल रहा है कि यार मैं खुश नहीं रहता 2 पॉजिटिव में, मैं 3 पॉजिटिव में खुश रहता हूं। तो क्रोमियम हमेशा आपने देखा होगा +6 से 3 पे आता है, 2 पे नहीं रुकता, 3 पे आता है वो। तो ये बोल रहा है कि मैं ना 2 से 3 में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता हूं, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करूंगा। तो इस एसिड से जो H पॉजिटिव निकलेगा उसको रिड्यूस कर देगा। तो बात बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 4.4 टू 5.2। ये तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो किस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे तो नहीं आता है, तो आंसर आ जाएगा इसका B एंड C ओनली। अब इसके पीछे की सारी कहानी देखते हैं। देखो टेबल 8.7 में सारी की कन्फिग्रेशंस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड। जनरली उन दोनों वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कभी कभी आता है। तो आप देखोगे जनरली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे आर वेरी क्लोज। तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव का है 3.86, इस रेंज में तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जांपल 8.7, अब साफ साफ बोला कि E0 वैल्यू फॉर द Mn3 से 2 का, Mn3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाने के लिए जो E0 है दैट इज मच मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम 3 से 2 या आयरन 3 से 2। आयरन और मैंगनीज वाला कंपैरिजन इसी सॉल्ट एग्जांपल से प्रूव हो गया। वैसे तो SRP की वैल्यू देख लोगे आप टेबल में, उससे भी प्रूव हो जाएगा, पर ये साथ में सॉल्ट एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, और
ये वाला एडिशनली आपको दे रहा हूं मैं, इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि जब 3 से 2 वाले क्वेश्चन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए थे शायद इसका कुछ रेलेवेंस वहां पे था। ठीक है, तो जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं इनको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में डायरेक्टली या हल्का सा उसको मॉडिफाई करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की बात, 8.3.7 ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कहानी जो है ये आप पढ़ लेना एक बार, आपकी काम की है। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ऑक्साइड्स। टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नॉर्मली हमें लगता है कि सर हाँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो सामने वाले के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें बिल्ड करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। पर सेम चीज तो फ्लोरीन के लिए भी बोल सकते हैं, फ्लोरीन इज इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो फ्लोराइड्स में अचीव होनी चाहिए, बट दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। देखो आई होप, हाँ मतलब कहाँ की लाइन, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज these हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, जैसे कि आप मैंगनीज का देखोगे तो मैंगनीज का जो फ्लोराइड है, ठीक है, वो कहां तक जाता है, आई थिंक 4, शायद 4 या उसके आसपास तक जाता है, पर जो मैंगनीज का ऑक्साइड है वो Mn+7 तक जाता है। ठीक है, तो दैट क्लियरली डिफाइंस कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। अब ये क्वेश्चन एक तो चलो इस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ऑलरेडी ये वाली चीज पूछी गई है, ये ना डायरेक्टली भी पूछा गया है। अब आई डोंट रिमेंबर कि किस एग्जैक्टली ईयर में पूछा गया है, बट ये एग्जैक्ट पार्ट कि हु हैज अ हायर और बेटर एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये पूछा गया हुआ है। और जनरली आंसर ये लगता है ना यार फ्लोरीन होनी चाहिए बिकॉज इट इज मोर और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट हियर इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन, असर्शन कॉपर 2 पॉजिटिव इन वाटर इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1 पॉजिटिव। अब आप देख लो जितने कॉपर के आपको सॉल्ट मिलते हैं मोस्टली वो कॉपर 2 पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सही है, और लास्ट लेक्चर में 2024 में भी क्वेश्चन ही आया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ 2024 में भी, वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप था। देखिए रीजन दिया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज मच लेस, ठीक है, देन दैट ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव। हाइड्रेशन ज्यादा होती है, लेस नहीं होती है। अब मजे की बात क्या होगी कि आंसर दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बट फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हल्की सी गड़बड़ हुई है, कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1 पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लेना। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कॉपर 1 कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, वो डिस्प्रपोर्शनेट करके कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में जाते हैं, और कॉपर 2 पॉजिटिव की जो ज्यादा स्टेबिलिटी है कॉपर 1 पॉजिटिव के कंपैरिजन में, दैट इज बिकॉज ऑफ द हायर और मच हायर डेल्टा एच हाइड्रेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्वियसली बात है, छोटा साइज है, हायर चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 1 पॉजिटिव से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगी, एंड दैट मोर देन कंपनसेट्स। ठीक है, तो बात ये आती है कि सर ठीक है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि कॉपर 1 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन निकालना था, कम खर्चा था। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, खर्चा बढ़ गया, बट हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा आ गई कि वो जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ एक और इलेक्ट्रॉन निकालने का वो मोर देन कंपनसेट हो गया। ठीक है, ये थी पूरी पूरी कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में 2024 में इसी के ऊपर क्वेश्चन फिर से एक और आया था। ठीक है, और मजे की बात क्या है, देखो ये फेरस अमोनियम सॉल्ट, मोहर सॉल्ट जो है, मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन, यूनिट नंबर कौन सा है, 6 है शायद। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, प्रिपरेशन ऑफ एलम्स करके चैप्टर है। ठीक है, लैब मैनुअल में, तो वहां पे सिर्फ 2 ही एक्सपेरिमेंट है। अब 2024 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट से, फाइन, कि डाइल्यूट H2SO4 क्यों डालते हैं टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, और 2023 में क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज अवॉइडेड। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से पूछा, एक्सपेरिमेंट के एंड में एक प्रिकॉशंस का पैराग्राफ दिया था, वहां लिखा है अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट एज इट मे ऑक्सीडाइज ferrous ions to ferric ions and change the stoichiometry of crystal, so to prevent oxidation। देखो
प्रिकॉशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बना दिया। दैट मीन्स कि आपको जब भी पढ़ना है ना एनसीईआरटी, इस फोकस के साथ पढ़ना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं एनसीईआरटी को इस फोकस के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दूं कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी ध्यान दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, एक एक लाइन क्या लिखी है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने का आपको फुर्सत मिलेगी और ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, इस क्लैरिटी के साथ अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो, क्योंकि फिर आपको कुछ और पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप यही पढ़ पाओगे। बट ऐसे बच्चे जो कम से कम 4 या 5 बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन 4 से 5 बार, उनको एनसीईआरटी ना लाइन बाय लाइन याद हो जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन तो उस पेज पे दिखी हुई है, एंड वो टॉप करते हैं। ठीक है, क्लियरली। तो इनऑर्गेनिक से आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर है, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, पर पढ़ना जरूर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक में मेंशन्ड है वो आपको डायरेक्टली आ जाती हैं। तो अगर वो चीज़ डायरेक्टली आ सकती है तो एटलीस्ट उसको अवॉइड क्यों करना, उसको तो पढ़ के जाओ ना कम से कम। पर एडिशनल पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें। फिजिकल केमिस्ट्री में कि एनसीईआरटी से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई डायरेक्टली स्टेटमेंट तो आनी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ूँ सर ना पढ़ूँ, नॉट लाइक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है वहाँ पे। पढ़ो तो ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रक्स टू द पॉइंट चीज़ें लिखी होती हैं, कई बार उनके ऊपर क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक में पढ़ के जाइए, जो टेबल्स में इंफॉर्मेशन दी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। देखो, नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ CrO5 इन अमाइल अल्कोहल हैज, अगेन लैब मैनुअल। ठीक है, तो जब हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की कहानी पढ़ते हैं, ये आ गया आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो क्रोमाइल क्लोराइड बना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता था। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, कहाँ किए, शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किए हुए हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो बना बच्चे, उसको जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इट गिव्स यू Na2CrO4। ठीक है, ये हो गया। अब Na2CrO4 को जब हमने लेड एसीटेट के साथ ट्रीट किया तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बना। तो ये तीन अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब देखिए, एसिडिफाई द सेकंड पार्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइल अल्कोहल। तो अमाइल अल्कोहल, ठीक है, एंड देन 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, इट गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन CrO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H2O2 गिव्स यू CrO5। ठीक है, तो ब्लू कलर आएगा यहाँ पे अल्टीमेटली। और ये पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लें, जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेड क्रोमेट के ऊपर क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्रोमाइल क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस पैराग्राफ के ऊपर देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब क्रोमियम पेंटॉक्साइड जो है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। अगर आप सोचोगे कि सर 5 ऑक्सीजन है तो 5 के ऊपर तो -10 हो जाएगा, तो क्रोमियम +10 हो जाएगा, तो वो तो गलत होगा, क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 है। ठीक है, तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। तो सर फिर ऑक्सीजन मतलब -2 में नहीं है, नो, इसमें परॉक्सी ऑक्सीजन भी है, मतलब परऑक्साइड वाली भी है। नॉट ऑल ऑक्सीजन आर इन -2, 4 ऑक्सीजन आर इन -1, 1 ऑक्सीजन इज -2। तो इसका बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। ठीक है, ये ऑक्सीजन -1 में है, ये वाला -1, ये -1, ये -1, ये -2, तो क्रोमियम ओवरऑल +6 में है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फाइट आयंस यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच टर्न्स K2Cr2 सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। अब आओ सर, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था ये। ठीक है, इट टर्न्स ग्रीन बिकॉज क्रोमियम सल्फेट बनता है, क्रोमियम +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। राइट, देखो रिपीट हो गया ये, सेम ईयर में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ। Then KMnO4 oxidizes iodide in acidic and neutral or faintly alkaline solution respectively too। अब ये वाला पार्ट जो है कि K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और इनके बारे में काफी ज्यादा हम पढ़ते भी इस चैप्टर में। पर इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, और सामने वाले को कहां से कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा वो डिफर करेगा। और वही KMnO4 फेंटली अल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ठीक है, आयंस को कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा वो डिफर करेगा। जैसे यहां पर पूछ रहा है कि आयोडाइड को ये कहां तक ऑक्सीडाइज करता है, तो देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन एसिडिक सॉल्यूशन KMnO4 आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, I2 में। ठीक है,
और यही न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में आयोडाइड को कहां तक ले जा रहा है, IO3 नेगेटिव में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, जो कोर्स में मैंने जो नोट्स आपको दिए हुए हैं वहां पे बड़े हमने अच्छे से क्लियरली, कैसे आपको बता देता हूँ कैसे नोट्स इसका बनाना है। ऐसे जिसकी MnO4 नेगेटिव से जाता है Mn2 पॉजिटिव में, ये हो गया एसिडिक मीडियम का। ठीक है, कि MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में जाता है, फिर ऐसे लिख लो, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फाइड को सल्फेट में करेगा, Fe2 पॉजिटिव को 3 पॉजिटिव में करेगा, है ना। तो इस तरह से आप लिख लो कि इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। फिर अगला वाला MnO4 नेगेटिव, ठीक है, MnO2 में जा रहा है, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, तो किसको किस में ले जा रहा है। तो ऐसे दो आप चार्ट से बना लोगे तो याद करना आसान रहेगा। नेक्स्ट वन, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे, इट्स डिफिकल्ट हर एक बच्चे के लिए कि ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली याद रखे, क्योंकि देखो थर्ड आयनाइजेशन कब डिफिकल्ट होगी, जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देयर इज अ स्टेबल कन्फिग्रेशन, या तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आ गई है या फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन आ गई है। अब उसमें से अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो दैट विल बी हायर देन एक्सपेक्टेड, है ना, नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वहां पे लगेगी। तो इसमें अगर आप देखें तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें मतलब ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 पॉजिटिव आयंस को देखना है। तो देखो 2 पॉजिटिव आयंस में अगर मैं देखूं, यहां पे मुझे F7 मिलता है, ठीक है, ये F7 मिल रहा है। आप बोलोगे सर अगले में भी तो मिल रहा है ना F7D1, अरे वो D1 है, वो D1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल सकता है इजीली, है ना, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन D1 से निकल जाएगा, तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद ये देखो F14, ये कौन कौन से हैं, टर्बियम एंड यूरोपियम, ठीक है, ये आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा याद रखना, यस इट इज डिफिकल्ट। तो क्या आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बोला था कि एफ ब्लॉक में खास करके हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन वाले आयंस, ठीक है, जो एलिमेंटल फॉर्म में हाफ फील्ड है वो आयंस फॉर्म में हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, इन्हीं को लेके क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। क्योंकि फुल्ली फील्ड है तो उसको लेके ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो उतने सब कर लो तो इनकी कन्फिग्रेशंस काफी काम आती हैं। नेक्स्ट वन, विच वन अमंग द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लास्ट लेक्चर में 2024 में भी इस पार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जहां पे सीरियम 4 पॉजिटिव की बात हुई है। तो सीरियम 4 पॉजिटिव वी नो कि इट हैज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन होने के बावजूद सीरियम 4 पॉजिटिव में खुश नहीं है, इट अगेन वांट्स टू गो बैक टू +3। ओके, तो 4 से 3 में जाएगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और इसका जो SRP है दैट इज 1.74, दैट्स क्वाइट अ बिग वैल्यू, दैट इज इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी स्ट्रांग है। और एनसीईआरटी ने साफ लिखा है कि इतनी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर पे ऐसा लगता है कि ये तो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी स्लो, ठीक है। ये देखिए द E0 वैल्यू फॉर सीरियम 4 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव इज 1.74 व्हिच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। अब इसके अलावा और कौन है, देखो अब टर्बियम के बारे में Tb4 लिखा हुआ है, प्रॉपर नहीं लिखा कि Tb+4, Tb4 हैज हाफ फील्ड f ऑर्बिटल एंड इज एन ऑक्सीडेंट, बस हल्का सा सटल में लिख दिया है। सीरियम 4 पॉजिटिव के बारे में तो 3-4 लाइनें उसकी तारीफ में लिखी गई हैं, इनकी तारीफ में काफी मेंशन किया गया है, इन बेचारों को बस हल्की सी लाइन में इनको निपटा दिया गया, बट इंफॉर्मेशन तो है, लिखा है ऑक्सीडेंट है। तो इसको इवन मुझे ढूंढने में लग रहा था कि अब लाइक कि है तो है ये, तो ये कहाँ है, मुझे पैराग्राफ की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी पड़ी, मैंने कहा अच्छा यहाँ मिल गया। ये इंफॉर्मेशन निकालनी, देखो क्योंकि एक तरीका होता है ना कि आपको बोल दिया बेटा इसमें हाँ ये होता है, आपने मान लिया होता है, अब सर बोल रहे हैं होता है तो होता होगा, बात खत्म। बट एक एक चीज को जब एनसीईआरटी में ढूंढ ढूंढ के स्क्रीनशॉट दिखा के, बिकॉज दैट इज लाइक टेलिंग यू कि देखो डायरेक्टली लिखा है किताब में और वहां से क्वेश्चन आ रहा है, आंसर तो आप भी जानते हो, बहुत सारे इन क्वेश्चंस का आपने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे, ठीक है, आंसर आपको पता भी होंगे, बट सोर्स उसका देखना वो एक अलग फीलिंग क्रिएट करता है। ओके यार ये चीज तो, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे सामने थी हमेशा, मैंने कभी इस पैराग्राफ को इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। होता है ना कई बार पैराग्राफ में 15 लाइनें हैं,
15 में से 5 तो आपने ध्यान से पढ़ी, वो आपको याद है, बाकी 10 लाइन्स आपको पता ही नहीं है। और उसमें से क्वेश्चन आ गया, एंड यू लाइक अच्छा ये इस पैराग्राफ में थी ये इन्फॉर्मेशन, ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड एनसीईआरटी, आपको पूरी एनसीईआरटी का मुश्किल से 20% याद रहेगा, बहुत की पॉइंट्स जो है वो याद रहेंगे, बाकी सब गायब हो जाएगा। आप फिर एक रिवीजन करते हो, दूसरा रिवीजन करते हो, तीसरा करते हो, धीरे धीरे करके वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अभी रिटेन होने लगती है, समझे? इसलिए पहली बार में आप कितनी भी अच्छे से पढ़ लोगे, पहली बार में एनसीईआरटी पहली बार में नहीं रिटेन हो सकती। यू हैव टू कम बैक, मल्टीपल लेवल पे रिवीजन उसको करना पड़ता है, तब जाके परफेक्शन आती है। ठीक है, तो सी एंड डी। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इज, ये क्वेश्चन आई थिंक काफी आसान है। मैंगनीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड, थोड़ी देर पहले पढ़ा था Mn2O7, ये बात तो सही है। रुथेनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 इन देयर ऑक्साइड, यस, है ना, क्योंकि लोअर सीरीज जो होती है वो और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +8 तक जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। स्कैंडियम शोज +4, स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है न्यूट्रल के अलावा, दैट इज +3, तो ये गलत हो गया। क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6, यस, क्रोमियम +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा है, तो दैट इज ए, मतलब 1, 2 एंड 4, राइट। और ये कुछ कुछ कहानी हमने लास्ट लेक्चर में 2024 वाले में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए, ठीक है, दिस पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज these high oxidation states exceed that of fluorine, thus the highest manganese fluoride is MnF4, whereas the highest oxidized is Mn2O7, ठीक है। नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दिस इज इंटरेस्टिंग, और ये क्या लगता है आपको एनसीईआरटी में दिया होगा ये स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। चलो पहले बात करते हैं इसके बारे में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड as a primary standard in volumetric analysis over sodium dichromate solution, that is true, it's a knowledge based thing, इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, सोडियम डाइक्रोमेट नहीं है। रीजन बोल रहे हैं या फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी में लिखा है, क्या नहीं लिखा है। देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल। यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की कहानी है, उसी के नेक्स्ट पैराग्राफ में सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसी से स्टेटमेंट 2 तो आपकी गलत प्रूव हो गई ना, ठीक है। देन अब देखिए नेक्स्ट वन, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सोडियम सॉल्ट हैज अ हायर सॉल्युबिलिटी in water and is extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. Potassium dichromate is used as a primary standard in volumetric analysis. तो एक्चुअली क्वेश्चन आपका आंसर हो गया इससे, क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 भी दिया हुआ है। हाँ, अब अगर आप पूछो पर सर ऐसा क्यों, पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट नहीं हो रहा, रीजन क्या है इसका? हाँ, रीजन एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, बट पूछा भी नहीं आपको रीजन। आपको 2 स्टेटमेंट्स पूछी थी, ट्रू है फॉल्स है बताओ, तो ये दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम थोड़ा सा और, मैंने उसके बारे में जब ढूंढा कि मे बी यार कहीं लिखा हो, एक छोटी सी लाइन तो है ये, ठीक है, शायद कहीं लिखी हो। तो यूनिट 6 टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस लैब मैनुअल, इट टॉक्स अबाउट प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है, पर उन्होंने भी रीजन नहीं दिया कि वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट जो हाइग्रोस्कोपिक है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड ले रहे हो तो इसका जो वेट है इट शुड नॉट चेंज, पर अगर ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, अभी आप मेजरमेंट लेके गए थे, थोड़ी चाय पी के वापस आए, उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तब तक उसका वेट चेंज हो गया, कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। देखो अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्टली नोन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एग्जैक्टली नोन कंसेंट्रेशन मतलब आपको पता है इसकी कंसेंट्रेशन यही है, उसमें वेरिएशन आने का स्कोप नहीं है। बट अगर कोई चीज ऐसी हो जो एटमॉस्फेयर से कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली है, कुछ और रिएक्ट कर गया एटमॉस्फेरिक गैसेज के साथ, तो उसके अंदर की कॉम्पोजिशन बदल गई, तो कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आप एग्जैक्टली जानते हैं और वो बदलेगी नहीं, उसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इट इज स्टेबल, which is stable at room temperature and does not react with solvent in which it is dissolved, can be directly weighed to prepare its standard solution। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड प्रेपरेशन देखिए, अब फर्दर वहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं कि अ प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड आल्सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन इटसेल्फ, क्योंकि आ सकता है 4 पॉइंट्स पार 5 पॉइंट आपको दे दिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बन सकता है ना। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड। इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल इन प्योर एंड ड्राई फॉर्म, इट शुड नॉट अंडरगो चेंज इन एयर, एयर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एयर से रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू डिटेक्ट द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, इट शुड हैव हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ताकि जो वेइंग का एरर है वो निग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, इट्स रिएक्शन विद अनदर सब्सटेंस शुड बी इंस्टेंटेनियस एंड स्टोकियोमेट्रिक, द सब्सटेंस शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इनको एक बार। ठीक है, तो इसी बहाने आप देखो ना, इस एक सेशन के बहाने हम कितनी सारी चीजें लैब मैनुअल की डिस्कस कर ले रहे हैं, कितनी सारी एनसीईआरटी की डिस्कस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने कितने पेजेस एनसीईआरटी की रिवाइज कर ली, साथ के साथ कितने पेजेस लैब मैनुअल के रिवाइज कर लिए। तो अच्छा तरीका है ना ये रिवाइज करने का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, अब इसमें आपने क्या बताना है, आप इसको आराम से कर पढ़ो पहले। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स was treated with freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, a dark brown ring was formed। तो बच्चे यहीं से आपको हिंट मिल जाता है कि रिंग, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट किस आयन के लिए करते हैं हम, नाइट्रेट के लिए। तो नाइट्रेट हैज टू बी वन ऑफ द सॉल्ट्स, है ना, वन ऑफ द सॉल्ट्स का आयन होना चाहिए वो। तो पहला ऑप्शन आप आउट कर लो, इसमें नाइट्रेट है नहीं, इसमें भी नाइट्रेट है नहीं। अब आपको देखना है कि दूसरा एसीटेट है या ऑक्सिलेट है। तो अगर आपने एसीटेट और ऑक्सिलेट्स के टेस्ट याद रखे हैं, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन याद है, तो आप आंसर दे दोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, whereas on treatment with neutral FeCl3 it gave deep red color which disappeared on boiling and a brown red precipitate was formed। तो आपको ये सोचना है कि ऑक्सिलेट के साथ ऐसा कुछ डीप रेड कलर आता था क्या, एसीटेट के साथ आता था। इफ यू आर वेरी श्योर कि नहीं सर ऑक्सिलेट के साथ डीप रेड कलर वाला, तो ऐसा नहीं था कुछ, तो आप है ना एक अच्छा कैलकुलेटेड गैस लगा सकते हो कि सर ये एसीटेट होगा। ठीक है, तो चलो पहला वाला पार्ट तो सब जानते हैं कि हाँ सर नाइट्रेट के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। अब ये रही इक्वेशन, एक बार ध्यान से इसको भी रिवाइज कर लें। ठीक है, अब देखिए एसीटेट की कहानी। एसीटेट के लिए क्या है, एसीटेट गिव्स डीप रेड कलर ऑन रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3। क्योंकि नॉर्मली अगर हम ऑर्गेनिक का पर्सपेक्टिव देखें, FeCl3 एकदम से माइंड में आता है कि सर FeCl3 तो फिनोल के साथ टेस्ट देता था, वायलेट कलरेशन विद फिनोल, तो फिनोलिक ग्रुप को टेस्ट करने का था, राइट, पर एसीटेट के साथ भी हो गया। तो याद रख सकते हो दोनों को साथ साथ में। तो गिव्स डीप रेड कलर ऑन रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच डिकम्पोजेज, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग टू गिव आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट एज ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस आयन को, ठीक है, इट गेव certain ion gave deep red color on reaction with neutral FeCl3, ठीक है, and it decomposes on heating to give brown red precipitate। ऑप्शन पूछ लेगा आयन कौन सा है और वो जो ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट उसका फॉर्मूला क्या है। तो आयन एसीटेट है, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट आपका ये है FeOH twice CH3CO। ठीक है, इसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आयरन की +3 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछ सकता है, राइट। इसके कॉम्प्लेक्स में कितने एसीटेट के यूनिट्स हैं ये पूछ सकता है। इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन इटसेल्फ। कितने तरीकों से इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना सकता हूं, बहुत सारे, राइट। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसी तरीके से। नेक्स्ट वन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज एग्जिबिटेड इन Mn2O7। काफी बार पढ़ लिया हम तो इसी लेक्चर में ये। यस, यहाँ पर मैंगनीज आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7 आर, ट्राई करिए, ये तो 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। अब ये तो आई थिंक बच्चे आराम से जानते हैं,
एनसीईआरटी ने शायद इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, और एक सिंगल लाइन में उन्होंने इसकी कहानी पूरी बता दी हुई है। देखो यहाँ पे देखो, कोवलेंट ऑक्साइड Mn2O7, ईच मैंगनीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन्स इंक्लूडिंग अ MnO-Mn ब्रिज। तो मतलब इट कंटेन्स MnO-Mn ब्रिज, यस। Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen atoms, yes। देखो एक लाइन में ही पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन से उन्होंने क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया पूरा, आसान, वेरी इजी, ठीक है। अब देखो फिर से Mn2O7 पे क्वेश्चन। तो 2023 में कितना प्यार आया है Mn2O7 के लिए, कितने बाहर कितने जगहों पे Mn2O7 के रेफरेंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Mn2O7 इज ऑयल एट रूम टेम्परेचर, कोवलेंट ग्रीन ऑयल है ये। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ Mn2O7 के बारे में नहीं बात कर रही है, इनके ऑक्साइड्स की एसिडिक बेसिक नेचर और उनके फर्दर रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको 8.4 आर्टिकल में आपको मिलेगा। देखिए, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इन केस ऑफ मैंगनीज, Mn2O7 इज अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल। तो पहला पॉइंट तो सही है। कलर भी याद रखना इसका, CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, ओके। तो CrO3 V2O5 को प्रीडोमिनेंटली एसिडिक हम कहेंगे। नाउ देखिए, इन वेनेडियम देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 टू एम्फोट्रिक V2O5। अब आप बोलो सर ऊपर बोला है कि V2O5 एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट है, मतलब एम्फोट्रिक है, पर फिर भी एसिडिक नेचर बेसिक नेचर से हल्का सा ज्यादा है एम्फोट्रिक, बट प्रीडोमिनेंट नेचर क्या उसका, स्टिल एसिडिक है। तो एम्फोट्रिक में तो काउंट होगा ना वो, ठीक है। तो V2O5 एम्फोट्रिक, V2O4 डिसॉल्व्स, ये देखिए V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO2 पॉजिटिव सॉल्ट्स। इन्होंने क्या लिखा है, VO2 2 पॉजिटिव, नो इट इज VO2 पॉजिटिव सॉल्ट, तो ये गलत हो गया। Similarly, V2O5 reacts with alkalis as well as acids. V2O5 does not react with acid. ये भी गलत हो गया। It does, क्योंकि एम्फोट्रिक है, दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है। To give VO4 3 negative and VO4 1 positive respectively, the well characterized CrO is basic. CrO is a basic oxide, yes, but Cr2O3 is amphoteric. Okay, तो A सही है, C सही है, ठीक है। ये पैराग्राफ बड़े काम का है। कौन एम्फोट्रिक है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन किससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखो ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ में अभी भी ये जो 8.4 है ना, ये इसमें अभी भी काफी सारे पोटेंशियल क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ध्यान से इसको पढ़िए। ओके, दैट्स इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 2022 के क्वेश्चंस के साथ। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बताइए इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मतलब उनकी तरक्की के बारे में भी सोचिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।